Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव एंड इट्स टाइम फॉर द क्रिप्टो न्यूज़। तो क्रिप्टो में काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स आए हैं आज क्रिप्टो करेंसी मतलब क्रिप्टो मार्केट को लेके। एंड ऑल्सो जो यूएस का मार्केट है, मतलब स्पेशली यूएस की तरफ से काफ़ी सारे न्यूज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज के दिन आए हैं, तो उन सब के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह जो इक्विटी मार्केट है उससे। तो इक्विटी मार्केट में जो यूएस का इंडाइसेस है वो फ्लैट से थोड़ा नेगेटिव रेड में ट्रेड कर रहा है। तो एंड द ओवरऑल ग्लोबल इक्विटी मार्केट है वो भी फ्लैट से थोड़ा इन रेड ही क्लोज हुआ है प्रीवियस, चाहे वो एशियन मार्केट हो जाए चाहे वो ईयू मार्केट हो जाए। एंड जो यूएस के इंडाइसेस है जैसे मैंने बताया वो थोड़ा फ्लैट लाइन से थोड़ा नीचे की तरफ ही अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके क्या रीज़न्स है, मतलब ऐसा जैसा हमको मेल्ट डाउन दिखना चाहिए था, जिस तरह से मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं, जिस तरह से न्यूज़ आया है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत सेल ऑफ हो जाएगा, मार्केट में एक बड़ा डिप आ सकता है, लेकिन वैसा हम लोग को नहीं दिख रहा है। उन सब के ऊपर बात करेंगे। आते हैं क्रिप्टो करेंसीज पे। तो क्रिप्टो मार्केट कैप आज रेड में है। अभी जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो 3.83 ट्रिलियन के आसपास बैठा हुआ है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में न्यूट्रल से मैं कहूँगा कॉशियस है। मार्केट का जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो काफ़ी कॉशियस रहेगा। ऑल्दो जो यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का इंडिकेटर है वो थोड़ा ग्रीड की तरफ शो करेगा, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मार्केट का सेंटिमेंट अभी काफ़ी कॉशियस है, काफ़ी अनसर्टेन है, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट को लेके, क्योंकि जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा एक रैली आएगा, हमको वैसा आता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या ये सिर्फ पॉज है या फिर जो रैली आनी चाहिए थी वो ख़त्म हो चुका है? जो आल्ट सीज़न की हम बात कर रहे थे वो सब ख़त्म हो चुका है एंड यहाँ से क्रिप्टो बस गिरने वाला है। उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो पहले से थोड़ा बड़ा है। अभी 60.8% है, तो पहले से थोड़ा बड़ा है। लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था तो 60.3 या 60.4 उस लेवल्स पे बैठा था। बिटकॉइन जो है अभी $117,000 के नीचे गिर चुका है, 0.5% डाउन इन 24 आवर्स। इथीरियम 3800 लेवल्स के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। वो अभी भी इथीरियम के लिए वो 4000 लेवल अभी भी एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस बना हुआ है, तो उसको अभी तक इथीरियम ने क्रॉस नहीं कर पाया है एंड वो अभी 3700 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक्सआरपी फ्लैट ही है। मोस्ट ऑफ द कॉइन्स फ्लैट से थोड़ा इन रेड ही है, लेकिन मेजर कॉइन्स की बात करता हूँ, अगर टॉप कॉइन्स की बात करता हूँ तो टॉप गेनर्स में 24 आवर्स में इथीनिया, फोर, कॉन्फ्लक्स, कर्वडाओ, ये कुछ कॉइन्स है जो कि 24 आवर्स में इन ग्रीन है। लेकिन मेजरली अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो है वो फ्लैट से इन रेड ही है। ज़्यादा डिप नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत इन नेगेटिव ही जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है वो ट्रेड कर रहा है। तो न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो पहला न्यूज़ टाओ बिटटेंसर, इसकी काफ़ी कम बात की जाती है, क्योंकि ये उतना पॉपुलर नहीं है जितना नियर प्रोटोकॉल हो गया या फिर रेंडर हो गया। ये भी एक एआई टोकन ही है। एआई स्पेस में ही ये जो बिटटेंसर है वो काम करता है, लेकिन हम इसकी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो अभी एक न्यूज़ निकल के आया है टाओ के ऊपर। XTAO जो कि एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, कनाडा के एक्सचेंज पे ये लिस्टेड है। XTAO जो कि एक्सटाओ कहूँ तो वो कैनेडियन एक्सचेंज पे लिस्टेड है एंड इनका रिसेंटली एक
रिपोर्ट आया था कि इन्होंने बेसिकली अनाउंस किया था कि ये सबसे ज़्यादा टाउ होल्ड करते हैं। तो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज में सबसे ज़्यादा टाउ जो टोकन होता है, जो कि बिटटेंसर का जो टोकन है, TAO टोकन, वो ये कंपनी सबसे ज़्यादा होल्ड करती है। इनके अनाउंसमेंट के हिसाब से ऑलमोस्ट 41,500 प्लस टोकन्स जो है वो टाउ के टोकन्स जो है ये होल्ड करती हैं। तो एक्स्ट्रा मतलब नॉट एक्स्ट्रा बट टाउ जो बिटटेंसर है वो आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ। वो AI स्पेस में बेसिकली काम करता है। वो आप एक सॉर्ट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए एक मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आप मशीन लर्निंग मॉडल्स बना के आप बेच सकते हैं एंड आपको रिवॉर्ड्स आप पा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली बिटटेंसर उस चीज़ पे काम करता है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिसेंट्रलाइज करना एंड उसको डेवलप करना, उसके ओनरशिप को डिसेंट्रलाइज करना, इन चीज़ों पे जो है वो बिटटेंसर काम करता है। तो जो भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, जो भी इस मशीन लर्निंग मॉडल्स के थ्रू या फिर डिसेंट्रलाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कंट्रीब्यूट करेगा, उनको टाउ टोकन्स के थ्रू रिवॉर्ड किया जाएगा। तो वैसे जो है बिटटेंसर काम करता है। एंड बिटटेंसर की हम लोग काफ़ी कम बात करते हैं, क्योंकि नियर प्रोटोकॉल इन AI जो स्पेस है, AI के जो टोकन्स है ब्लॉकचेन पे, उनमें नियर प्रोटोकॉल सबसे टॉप पे है, सबसे ज़्यादा लीड करता है। फिर आ जाता है रेंडर, फिर हम लोग काफ़ी अदर कॉइन्स की भी बात करते हैं, लेकिन बिटटेंसर की काफ़ी कम बात करते हैं। ICP की भी हम कभी कभी बात कर लेते हैं, लेकिन बिटटेंसर की काफ़ी कम बात करते हैं। तो ये था आज बिटटेंसर के ऊपर एक न्यूज़। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था बिटटेंसर को लेके, क्योंकि हम लोग टेंसर में एक अच्छा खासा रैली भी आया था, एक अच्छा पंप दिखाई दिया था हमको पिछले कुछ दिनों पहले टाओ में। लेकिन अगेन क्योंकि आज पिछले एक हफ्ते से जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट वो खुद ही कंसोलिडेट ही कर रहा है, नेगेटिव में कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम टाओ भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। अगला न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो कॉइन बेस कॉइन DCX को शायद एक्वायर कर लेगा, ऐसा रूमर्स फैलाया जा रहा है। लेकिन क्लियर एक कॉइन DCX की तरफ से एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया कि वो गलत है, एंड उन्होंने कम्प्लीटली इस चीज़ को डिनाई कर दिया है। तो उन्होंने कॉइन DCX ने बेसिकली पब्लिकली डिनाई कर दिया है कि ऐसा कुछ एक्विजिशन होने वाला है। रिसेंटली कॉइन DCX का जो हैक भी हुआ था, जहाँ पे कुछ साइबर अटैक हुआ था। बेसिकली कॉइन DCX के जो ऑपरेशन का जो फाइनेंसेस होता है, जो भी पैसा जो कॉइन DCX होल्ड करता है अपने ट्रेजरी में, जिससे वो अपने ऑपरेशंस मैनेज करता है, उस चीज़ को जो साइबर अटैकर्स से उन्होंने बेसिकली स्टील कर लिया। तो एक सिक्योरिटी ब्रीच आप कह सकते हैं कॉइन DCX के ट्रेजरी में, ऑपरेशनल फाइनेंसेस के ट्रेजरी में। एंड तो इसके बाद से ये रूमर्स फैलने लगे कि शायद कॉइनबेस, क्योंकि कॉइनबेस इंडिया में तो है नहीं, ना कॉइनबेस है ना बाइनेंस है, बड़े बड़े कॉइन एक्सचेंजेस तो है नहीं इंडिया में। तो शायद कॉइनबेस कॉइन DCX को एक्वायर करके इंडिया में अपना जो है एक्सपेंशन कर सकता है, वो एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है, ऐसा रूमर्स आ रहे थे। लेकिन कॉइन DCX ने क्लियरली उस चीज़ को डिनाई कर दिया। तो आज का काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था फेड की तरफ से, क्योंकि आज 2 दिन का जो फेड का मीटिंग चल रहा था उसके मिनट्स आने वाले थे। आज जो जेरेमी पावेल थे उनका स्पीच आने वाला था आज, एंड आज डिसाइड होने वाला था कि क्या रेट कट होगा नहीं होगा। एंड सबको पता ही था, काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑलरेडी न्यू कि रेट कट नहीं होगा, स्टेटस क्वो ही रहेगा, एंड वैसा ही हुआ। बट कुछ दिन पहले ट्रंप ने जो वो करते आए हैं पहले से, वो कम्प्लीटली डिमांड कर रहे थे कि जो फेड है उनको रेट कट करना चाहिए। एंड रिसेंटली वो जो है फेड के बिल्डिंग में भी गए थे, जो फेडरल रिजर्व होता है US में, वहाँ पे भी उन्होंने विजिट किया था, जो कि फेडरल रिजर्व जो अभी अंडर रेनोवेशन है। तो उस चीज़ को उन्होंने कहा कि मैं इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि हमने बात किया, मैंने जेरेमी पावेल से कहा कि वो रेट कट कर देंगे, एंड उन्होंने ऐसा ट्वीट किया कि शायद रेट कट हो जाएगा, ये होप दिलाया था। लेकिन हमको पता था जो जेरेमी पावेल है, जो फेड है, वो किसी के प्रेशर में आके रेट कट नहीं करेगा, वो डेटा देखेगा, वो लॉजिक
के बेस पे ही, डेटा एंड लॉजिक के बेस पे ही वो लोग रेट कट करेंगे, ये हमको पहले से ही पता था। तो ये एक्सपेक्टेड ही था कि रेट कट नहीं होगा, एंड वैसा ही हुआ, कोई रेट कट नहीं हुआ। लेकिन अभी भी जो हम मार्केट में जो लोग हैं वो यही मान के चल रहे हैं कि इस साल 2 रेट कट हो सकता है। लेकिन अभी देखते हैं, अगला रेट कट सितंबर में शायद एक रेट कट हो जाए, होपफुली। लेकिन देखते हैं क्या होता है। वो ट्रम्प की तरफ से कंटिन्यूसली फेड पे प्रेशर बनाया जा रहा है, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है नॉट ट्रम्प को, जेरेमी पावर को, कि क्यों वो रेट कट नहीं कर रहे हैं, जबकि जो इकोनॉमी डेटा है काफ़ी अच्छा है। अगर आप रेट कट करेंगे तो जो इकोनॉमी है और फास्ट ग्रो होगा। तो ये सब चीज़ उन्होंने कहा, लेकिन जो फेड ने रेट कट नहीं किया। एक और इम्पॉर्टेंट मेट्रिक आज निकल के आया था, वो था यूएस का जीडीपी। एंड यूएस का जीडीपी एक्सपेक्टेड था कि 2.4% से ग्रो होगा, लेकिन जो ग्रो एक्सपेक्टेशंस को से ज़्यादा जो है यूएस का जीडीपी ग्रो हुआ है। ऑलमोस्ट 3% तक यूएस के जीडीपी में ग्रोथ दिखाई दिया, जो कि बेटर दैन एक्सपेक्टेशंस थे। तो इस वजह से लोगों को लग रहा था कि शायद एक रेट कट हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड एक और चीज़ जो यूएस के इकोनॉमी के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, तो एक और चीज़ बता दूँ, पीसीई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, पीसीई प्राइस इंडेक्स, जो कि फेड क्लोजली वॉच करता है तो वो भी पहले से बेटर आया है। एंड दूसरा चीज़ ये कि वो बेसिकली अगर पीसीई जो इंडेक्स है वो अगर पहले से कमज़ोर आता है तो वो एक क्लियर सिग्नल होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, वो थोड़ा स्लो हो रहा है। तो इस वजह से लोग होप कर रहे थे कि फेड जो है वो रेट कट कर देगा, या फिर उनके कुछ ऐसे कमेंट्स आएंगे, उनके जो स्पीच में कुछ ऐसे कमेंट्स आएंगे जो हमको एक फ्यूचर का एक पर्सपेक्टिव दे सके कि शायद फ्यूचर में कितना रेट कट हो, कब रेट कट हो, इस चीज़ के बारे में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड अगेन जेरेमी पावल ने हमेशा की तरह यही कहा कि अभी इकोनॉमी को वो जो टैरिफ का डर है वही है सबसे बड़ा रीज़न, वही है, इस वजह से वो रेट कट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 2 दिन के बाद आपको पता है अगस्त 1 है, एंड जो डेडलाइन है वो ख़त्म होने वाली है अगस्त 1 को। एंड आप देख सकते हैं जो यूएस है वो किसी भी मेजर कंट्री के साथ कोई भी ऐसा डील नहीं फाइनलाइज़ किया है, जैसा हम चाइना के साथ बात कर सकते हैं या इंडिया के साथ बात टैरिफ के बाद चीज़ जो है वो अभी भी चल रहा है। यूएस एंड चाइना के बीच में जो बातचीत है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। इंडिया एंड यूएस के बीच में जो ट्रेड के एग्रीमेंट है उसके ऊपर काफ़ी दिनों से बातचीत चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ऑफकोर्स ईयू के साथ ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने किया है यूएस या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके वजह से जो ईयू है उसको काफ़ी बैकलैश झेलना पड़ रहा है अभी। एंड दूसरा चीज़ ये कि जो ट्रम्प है उन्होंने बेसिकली इंडिया को थ्रेटन किया है, इंडिया को वार्न किया है कि वो इंडिया पे 25% का एडिशनल टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि वो रशिया से डील करते हैं, रशिया के साथ ट्रेड करते हैं इस रीजन्स के वजह से। लेकिन अभी देखते हैं, अभी 1 अगस्त तक कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या होगा, किस कंट्रीज़ पे रेट कट टैरिफ लगेंगे या फिर कितना टैरिफ लगेगा, ये सब 1 अगस्त तक क्लियर होगा। एंड अगेन एक और भी चीज़ है कि शायद ट्रम्प फिर से चिकन आउट कर जाए, जो कि एक नया मीम बन चुका है, टाको, TACO, टाको, जहाँ पे ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो ये एक नया मीम चल रहा है जहाँ पे ट्रम्प, सबको पता है, मतलब ऐसा कहते हैं कि ट्रम्प जो कहते हैं वहाँ से मतलब वापस वो उस चीज़ पे अमल नहीं करते हैं, वैसा बोल के उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जहाँ से हम लोग काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, स्पेशली फॉर क्रिप्टो स्पेस। तो वाइट हाउस का एक पैनल जो कि डिजिटल एसेट्स पे काम कर रहा था, जो कि डिजिटल एसेट्स के रेगुलेशंस हो गया, उन चीज़ों पे रेगुलेटरी गाइडेंस हो गए, उन चीज़ों पे काम कर रहा था। उन्होंने आज के दिन एक 163 पेजेस का एक रिपोर्ट रिलीज़ किया कि उस पे बेसिकली उस रिपोर्ट को देख के हम ये समझ सकते थे कि जो यूएस का जो ये कमेटी है, जो भी ये पैनल है, वो क्या करने वाला है। क्या उस रिपोर्ट में क्या हम डिजिटल एसेट के रिज़र्व के बारे में बात करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे, क्या हम
एवरीथिंग जो भी क्रिप्टो को लेके जो भी सारे क्वेश्चंस होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, वो इस रिपोर्ट के थ्रू आंसर किए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो रिपोर्ट में बेसिकली अभी भी कुछ क्लैरिटी दिया नहीं गया है, बस उसमें मैं कहूँ तो सुपरफिशियल आंसर्स ही दिए गए हैं, कोई भी इन डिटेल आंसर नहीं दिया गया, ऐसा कोई भी ऐसा नया चीज़ नहीं दिया गया है ये रिपोर्ट में, जो कि ऑलरेडी जो काफ़ी टाइम से क्रिप्टो को फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से इस क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए जो भी न्यूज़ है उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये जो भी इस बार जो भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है वो सब बासी है, मतलब कुछ भी नया ताज़ा अपडेट नहीं दिया गया है इस रिपोर्ट में। एंड लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस था कि इस रिपोर्ट में जो बिटकॉइन का जो रिज़र्व है उसके बारे में बात किया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। लास्ट में एक पॉइंट, एक छोटा सा समरी दिया गया कि बिटकॉइन रिज़र्व पे जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करेगा, ऐसा मतलब काम करेगा, ऐसा बताया गया है, लेकिन उस चीज़ के बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया। ये तो ट्रम्प जो है वो काफ़ी टाइम से कहते आ रहे हैं कि मैं यूएस को क्रिप्टो का हब बना दूंगा, मैं डिजिटल एसेट्स के लिए एक रिज़र्व खोल दूंगा, स्ट्रेटेजिक रिज़र्व खोल दूंगा, मैं 401 का जो पैसा है वो मैं क्रिप्टो में आने के लिए अलाउ कर दूंगा। कहने के लिए तो 1000 चीज़ कहते हैं, लेकिन अगेन उस पर किसी भी चीज़ पे उन्होंने अभी तक ऐसा अमल नहीं किया है। हमको पता है जीनियस एक्ट ऑलरेडी जो है पास हो चुका है, वो एक लॉ बन चुका है, लेकिन जो क्लैरिटी एक्ट है वो अभी तक अपर हाउस में पास नहीं हुआ है, तो वो अभी देखना बाकी है, क्योंकि क्लैरिटी एक्ट पास होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तभी जाके हमको मालूम चलेगा कि जो क्रिप्टो है वो किसके अंडर आएगा, क्या वो CFTC के अंदर आएगा या SEC के अंदर आएगा। तो ये एक क्लैरिटी आना बाकी है। एंड वही लोगों को ये भी एक्सपेक्टेशंस थे कि ये जो रिपोर्ट है वो इस चीज़ पे को इस कंसर्न को भी आंसर करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो बेसिकली जो भी चीज़ हमको पहले से ही पता थे, जो भी हम सुनते आ रहे हैं पिछले 1 साल के आसपास से, सेम वही चीज़ को वापस से रिपीट किया गया, कोई भी ऐसा नया चीज़ इसमें नहीं मेंशन किया गया। तो स्ट्रैटेजी ने फिर से बिटकॉइन परचेज़ किया है, एंड इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बिटकॉइन परचेज़ किया है। तो 21,021 BTC टोकन जो है स्ट्रैटेजी ने रिसेंटली एक्वायर किया है। उन्होंने कैसे एक्वायर किया, उस चीज़ के लिए उन्होंने पैसे कैसे रेस किए, उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, जहाँ पे वो लोग जो एक नया IPO लॉन्च करने वाले थे, जिसका टिकर नेम था STRC, स्टार्क, अगर मैं सही बोलूँ तो स्टार्क, या फिर अगर मैं उस IPO का नाम बताऊँ तो वेरिएबल रेट सीरीज़ A परपेचुअल स्ट्रेच प्रिफर्ड स्टॉक, जिस चीज़ का वो लोग IPO लॉन्च करके वो लोग पैसा रेस करने वाले थे। एंड यहाँ पे मतलब एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि ये US का इस साल का 2025 का सबसे लार्जेस्ट IPO था, जहाँ पे उन्होंने 2.52 बिलियन मनी जो है वो रेस किया, एंड उस चीज़ से उन्होंने जो है BTC को ख़रीदा एट एन एवरेज प्राइस ऑफ $117,256 पर कॉइन। एंड उस वजह से जो उनका टोटल BTC का पोर्टफोलियो है वो बढ़ के हो गया है 628,791 BTC, एंड जिसका ओवरऑल वैल्यू है वो है 74 बिलियन। तो मान के चलिए एक कंपनी स्ट्रैटेजी 74 बिलियन वर्थ ऑफ US डॉलर्स के BTC टोकन होल्ड करती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने मार्केट में उतना बड़ा एंथुसियाज्म, उतना एक्साइटमेंट नहीं देखा, उतना एक प्राइस एक्शन आता हुआ नहीं दिखा। जो बिटकॉइन था वो कंसोलिडेट ही कर रहा था या फिर इन रेड ट्रेड कर रहा था। तो आप देख सकते हैं इसके वजह से जो बिटकॉइन के प्राइस में ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया, ना ही क्रिप्टो मार्केट में कुछ इम्प्रूवमेंट आया। उससे काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक जो डेटा है वो थोड़ा बहुत ख़राब है। US में अभी टैरिफ के कंसर्न्स सर पे है, क्योंकि 2 दिन के बाद जो है डेडलाइन ख़त्म होने वाला है। तो अभी देखना ये है कि टैरिफ के वजह से क्या नया
इशू शुरू होता है। पहला चीज़ तो वो है। दूसरा चीज़, फेड ने रेट कट नहीं किया है, ना फिर रेट कट करने का कोई एक डिसीजन बनाया है कि फ्यूचर में कब रेट कट करेंगे। तो ये सब कुछ छोटे मोटे कंसर्न्स है जिन वजह से जो क्रिप्टो मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन हम सबको पता है जब जब क्रिप्टो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाता है, जब ऊपर आएगा तब पिछले लेवल से भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो ये एक न्यूज़ चाइना या हांगकांग की तरफ से आते हुए। तो हांगकांग में रिसेंटली स्टेबल कॉइन रेगुलेशंस जो है वो पास किए गए, जो कि बेसिकली अगर हम उसको मैं यूएस से कंपेयर करूँ तो जो यूएस का जीनियस एक्ट है, सेम चीज़ चाइना क्या बोलूँ मैं, हांगकांग में वो लॉन्च किए गए। एंड जो JD.com जो कि चाइना का वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है, वो खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाली है। तो थ्रू वाया JD कॉइन चेन, जो कि JD.com का एक ब्लॉकचेन डिवीज़न है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिवीज़न है, उनके साथ उनके अंडर वो एक 2 कॉइन्स लॉन्च करने वाले हैं, जे कॉइन एंड जॉय कॉइन, जो कि पोटेंशियल नेम्स है फॉर द स्टेबल कॉइन्स दैट दे आर गोइंग टू लॉन्च। तो हांगकांग की तरफ से जो न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो पास हो चुका है फॉर स्टेबल कॉइन्स, नॉट फॉर ओवरऑल क्रिप्टो बट ओनली फॉर स्टेबल कॉइन्स। एंड वो August 1 से, यानी 2 दिन के बाद से वो इम्प्लीमेंट होना भी चालू हो जाएगा। लेकिन एक छोटा कंसर्न यहाँ पे ये है कि 2 दिन के बाद चालू होने वाला है, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी को या किसी भी स्टेबल कॉइन इशूअर को अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है। तो आई होप जल्दी से जल्दी लाइसेंस मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि 2 दिन के बाद से रेगुलेशंस तो स्टार्ट हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी इशूअर को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा तो फ़ायदा क्या उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। तो प्लैंक के ऊपर एक नया टोकन है, बेसिकली एक नया ब्लॉकचेन है। तो प्लैंक एक नया प्रोजेक्ट है जो कि एक लेयर 0 मॉड्यूलर ब्लॉकचेन बनाने वाले हैं, स्पेशली फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपिन। तो लेयर 0, तो आप ब्लॉकचेन में काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं, लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2। लेयर 1 हो गया जो हार्डवेयर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कि अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या अंडरलाइंग कम्युनिकेशन होता है, वो पूरा जो है वो लेयर 0 में आता है। आपका इथीरियम, बिटकॉइन जो भी है वो लेयर 1 हो गया। एंड उसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स या जो भी डैप्स बनते हैं वो लेयर 2 हो जाते हैं। तो ब्लॉकचेन में काफ़ी वेरियस लेयर्स होते हैं। तो लेयर 0 का ये ब्लॉकचेन है जो प्लैंक, वो एक लेयर 0 ब्लॉकचेन होने वाला है, जो कि डीपिन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो डेवलप करेगा ये प्लैंक। एंड तो ये बेसिकली एक मॉड्यूलर ब्लॉकचेन होगा। तो एंड इसमें इंटरऑपरेटिबिलिटी भी होगा। तो जो भी डीपिन जैसे आपका एनर्जी ग्रिड्स हो जाता है, या डिसेंट्रलाइज्ड वाईफाई, डिसेंट्रलाइज्ड टेलीकॉम हो गया, या फिर कंप्यूटिंग पावर या डिसेंट्रलाइज्ड जीपीयूज, ये सब जो होता है वो डीपिन के अंडर आता है, एआई के अंडर आता है। एंड जो कंप्यूटिंग पावर होता है अगेन वो सब जो है एआई के अंदर आता है। तो ये सब चीज़ों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्लैंक डेवलप करेगा इन द कमिंग फ्यूचर। तो ये न्यूज़ था प्लैंक को लेके। तो इसके बारे में मुझे और थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा कि ये क्या है, इसका कुछ टोकन आने वाला है या नहीं आने वाला है, उन चीज़ों पर। तो अगला आर्टिकल है eToro US। तो eToro एक सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सोशल ट्रेडिंग बेसिकली कॉपी ट्रेड आप कह सकते हैं उसका, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो कॉपी ट्रेड, जो कि हम किसी एक्सपर्ट का, किसी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का ट्रेड देख के हम सेम चीज़ कॉपी एंड पेस्ट हमारे ट्रेडिंग में करते हैं, तो उस चीज़ को हम सोशल ट्रेडिंग या कॉपी ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये eToro जो है उसका एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। एंड जो उसका US डिवीज़न है eToro US, वो अब जो US के जो स्टॉक्स है उनका टोकनाइज्ड वर्जन इथीरियम ब्लॉकचेन पे लेके आएगा।
इस ये जो टोकनाइजेशन या रियल वर्ल्ड एसेट्स की जो काफ़ी बातचीत हो रही है, हम आई थिंक मैंने जितने भी वीडियोस पिछले कुछ हफ्तों में बनाए हैं, हर वीडियो में एक बार या दो बार टोकनाइजेशन एंड RWAs का जिक्र होता ही है। लास्ट टाइम मैंने एवलांच के बारे में बात किया था, उससे पहले मैंने आर्बिट्रम के ऊपर जो आई थिंक बिट टोकन या बिट माइनर जो भी कंपनी है, या सॉरी नॉट दैट, रॉबिनहुड ने आर्बिट्रम के साथ टाई अप करके आर्बिट्रम पे जो टोकनाइज्ड स्टॉक्स लॉन्च किए थे। तो अब देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े जो ये प्लेटफॉर्म्स है, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए या इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए, वो धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल स्टॉक्स होते हैं, ट्रेडिशनल इक्विटीज़ को टोकनाइज कर रहे हैं। तो ये काफ़ी आई थिंक ये ग्रोइंग मार्केट है एंड ये काफ़ी एक बड़ा रीज़न बन सकता है इस बुल सीज़न का। हर बुल सीज़न में हमको पता है एक ना एक थीम होता है। लास्ट टाइम NFTs था, सोलाना था, लास्ट टाइम में इथीरियम किलर था जो कि सोलाना है, एंड NFT था, NFT उससे भी पहले था सॉरी। तो 2021 का रैली, 2017 का रैली, तो हर बुल सीज़न में एक थीम होता है। शायद इस बार का थीम रियल वर्ल्ड एसेट्स या टोकनाइजेशन बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो कुछ ऐसे ब्लॉकचेन्स हैं जिन पे आपको नज़र रखना है, जैसे कि अगर एग्जांपल दूँ तो AVAX हो गया, इथीरियम तो ऑफकोर्स, क्योंकि इथीरियम पे ही मार्केट लीडर है। RWA स्पेस में इथीरियम मार्केट लीडर है। सबसे ज़्यादा जो एसेट्स जो कि टोकनाइज्ड किए गए हैं वो इथीरियम पे है। उसके बाद आई थिंक आर्बिट्रम पे है, फिर एवलांच पे तो काफ़ी कम है अभी, एवलांच पे काफ़ी स्कोप है। तो सोलाना पे है, पॉलीगॉन पे है, तो काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉकचेन्स हैं जिन पे इथीरियम तो लीड कर रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन आप देख सकते हैं दूसरे अदर ब्लॉकचेन्स जो पोटेंशियल रखते हैं इस स्पेस में भी। तो पिथ नेटवर्क ब्रिंग्स लाइव हांगकांग स्टॉक प्राइजेस ऑन चेन। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे रियल वर्ल्ड एसेट्स की, टोकनाइज्ड स्टॉक्स की, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा आपको ब्रिज करना पड़ता है दो चीज़ों के बीच में, क्योंकि जो ट्रेडिशनल स्टॉक्स होते हैं वो अलग पार्ट है एंड जो ब्लॉकचेन है वो कम्प्लीटली अलग पार्ट है। तो आपको जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं वो आपको ब्लॉकचेन पे कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए ओरेकल। अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको, ब्लॉकचेन पे आपको कोई डेटा भेजना है, एक आउटसाइड डेटा जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड डेटा, एक्सटर्नल ऑफ ब्लॉकचेन डेटा, जो कि आप मान सकते हैं वेदर रिपोर्ट हो गया, या फिर ब्लॉकचेन पे कोई स्पोर्ट्स बेटिंग ऐप है, तो जो मैच का जो रिजल्ट्स है वो आपको ब्लॉकचेन पे भेजना पड़ेगा। वो जो भी होता है वो ओरेकल के थ्रू होता है, एंड चेन लिंक इसमें लीडर है। ओरेकल स्पेस में चेन लिंक लीडर है, एंड उसके बाद आता है पिथ नेटवर्क। पिथ नेटवर्क भी एक ओरेकल है जो कि बाहर का डेटा, जो कि रियल वर्ल्ड डेटा होता है, चाहे वो वेदर रिपोर्ट हो जाए, वो स्पोर्ट्स के रिजल्ट्स हो जाए, चाहे वो स्टॉक के प्राइसेस हो जाए, वो सब चीज़ को वो ब्लॉकचेन पे ब्लॉकचेन के साथ कम्युनिकेट करके उन पे ट्रांसफ़र करता है डेटा को। तो वो बेसिकली ओरेकल का काम होता है। तो वही चीज़ ओरेकल जो है हांगकांग के जो स्टॉक प्राइजेस है वो ब्लॉकचेन पे ट्रांसफ़र कर रहा है या ऑन चेन ट्रांसफ़र कर रहा है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। आई नो ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया वीडियो, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, एंड आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन भी था, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय।